हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। और पिछली क्लासेस में हम आंसर राइटिंग के सीरीज को कन्वर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हम कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारे ये क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं वो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चंस हमारे पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत सारे। हमने आर्ट एंड कल्चर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ में। आप देख रहे हैं हमने किए भी हैं। अब हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपके जो नोट्स हैं वो भी बहुत डाइवर्स तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे। हम जिन अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं उन अप्रोचेस में क्या है कि हम एक क्वेश्चंस करते हैं उसके साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी सीरीज में जिन जो बच्चे नए हैं वो पिछली क्लासेस जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इन क्लासेस की अप्रोच क्या है। क्योंकि इन क्लासेस में हम सिर्फ आंसर राइटिंग में फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग तो आप कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास कुछ इनरिच्ड कंटेंट ही नहीं होगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको लिखना क्या क्या है, या आपके आपके नोट्स कैसे बनने हैं, आपको नोट्स में कौन से ऐसे कंटेंट लिखने हैं जो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम उस कंटेंट पे भी साथ में वर्क कर रहे हैं। हम आंसर्स लिखते समय, यहाँ पे आंसर समझाते समय आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं जो उस आंसर में आएंगे। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं जिन पे आपके नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल चल रही हैं तो उसी से रिलेटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कैसे? यानी ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है हम लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को तोड़ के करते हैं बहुत आसानी से होता है। बात किसकी हो रही है? एटमॉस्फेरिक लेयर की, जो डेट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस। यानी ये क्षोभ मंडल एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। यानी ये वेदर प्रोसेस को निर्धारित करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं, वो अप्रोच सीखेंगे, फिर इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे वो हम बहुत आसानी से कन्वर्ट करने की स्थिति में होंगे। सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है, देखिए ध्यान से। ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। एक सेकेंड। ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है। यानी किसकी बात हो रही है? क्षोभ मंडल की। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। यानी क्षोभ मंडल के बारे में कहा गया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायुमंडलीय परत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया है इसको। और ये बोला गया है कि ये वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करने में या मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं, ऐसा बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं। जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड बात आएगी, ध्यान से, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो सबसे पहली वाली क्लास तो मैंने वहां पे यही चीज डिस्कस करी थी कि जब भी कौन से क्लाइमेट की बात आएगी, रीजनल क्लाइमेट की। ये एक अप्रोच है हमारी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी रीजनल क्लाइमेट की बात होगी, कौन से क्लाइमेट की? रीजनल क्लाइमेट की जब भी बात होगी तो हम कुछ कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। हम क्या डिसाइड करते हैं? कुछ हमारे कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट पे हम पूरा खेल खेलते हैं और अपने आंसर्स को लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक हमारे पहले तो क्षोभ मंडल की बात हो रही है और वायुमंडलीय परत की बात हो रही है। ये हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात है, यानी ये हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड बात है। अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ हमारे पास कंपोनेंट होने चाहिए। और हम देखना आज जो अप्रोच लेके चल रहे हैं इस अप्रोच पे ही कई क्वेश्चंस करेंगे। आपको दिखाएंगे कि एक दो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं सिर्फ एक ही अप्रोच से। तो ये क्वेश्चंस हम सबसे पहले कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए कि हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। क्या हम ये पहले तो देखिए ध्यान से, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात हो रही है। देखो एटमॉस्फेयर की सबसे पहले तो बात हो रही है, तो हम एक कंपोनेंट हमारे क्लाइमेट का एक कंपोनेंट तो सामने आ गया, क्लियर है। ठीक है, एक और कंपोनेंट हम लेके चलते हैं हमेशा, वो कौन सा है?
सोलर रेडिएशन। क्लियर है। एक और कंपोनेंट हम लेके चलते हैं साथ में, वो क्या है? टेम्परेचर। क्लियर। और टेम्परेचर अगर लेके चलते हैं तो साथ में क्या हम ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता को नहीं ऐड कर सकते, हम तापमान को नहीं ऐड कर सकते, सौर विकिरण को नहीं ऐड कर सकते। हिंदी मीडियम, क्या हम सौर विकिरण को नहीं ऐड कर सकते? तापमान, ठीक है। और इसके साथ क्या हम एयर प्रेशर का एक पॉइंट नहीं ऐड कर सकते हमारे क्लाइमेट में? क्लाइमेट में एयर प्रेशर का भी तो रोल होता है, जैसे क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर का रोल है। ये देखिए क्वेश्चन इसका है, सोलर रेडिएशन का भी तो रोल होता है, टेम्परेचर का भी तो रोल होता है, ह्यूमिडिटी का भी रोल होता है, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा का भी रोल होता है, एयर प्रेशर का भी रोल है या नहीं है? अच्छा, एयर प्रेशर का रोल है तो क्या क्लाउड्स का रोल नहीं है? बताइए ध्यान से। क्लाउड्स का रोल है तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देखिए ध्यान से, वेदर प्रोसेसेस की बात हो रही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात नहीं कर सकते हम? ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं और एटमॉस्फेयर की बात आ रही है, क्लाइमेट की बात आ रही, तो ओशियनिक प्रोसेसेस की बात नहीं कर सकते? ध्यान से, इस क्वेश्चंस को करने के लिए ये कंटेंट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए कंटेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का ये एक अप्रोच है। हम इस पूरी अप्रोच से ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, हम इस पूरी अप्रोच से एक कोई कंपोनेंट निकालेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, फिर उस पे खेल खेलेंगे और अपने आंसर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में सारे कंपोनेंट आ रहे होंगे तो हम सारे सारे कंपोनेंट को लेके आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्या हम विंड नहीं ऐड कर सकते? हवाओं को नहीं ऐड कर सकते? क्या हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर सकते? ध्यान से बताइए, ध्यान से। बात किस पे की जा रही है? ध्यान से देखो, रीजनल, क्षेत्रीय क्लाइमेट पे। ठीक है, क्षेत्रीय क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन तो आएगा आएगा, सौर विकिरण आएगा आएगा, टेम्परेचर आना ही आना है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता और वर्षा आनी आनी, एयर प्रेशर वायु दाब के बारे में कॉन्सेप्ट आना ही आना। क्या हम क्लाउड्स के बारे में बात नहीं कर सकते? कुछ हमारे जोग्राफिकल फीचर्स होंगे जो रीजनल क्लाइमेट को प्रभावित करते होंगे, यानी ऐसे भौगोलिक कारक कुछ ना कुछ होंगे। ध्यान से सुनिए, ऐसे कुछ ना कुछ भौगोलिक कारक होंगे जो हमारे रीजनल क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे होंगे। कुछ ऐसी हमारी ओशियनिक प्रोसेस होती होंगी, है ना, विंड का भी प्रभाव होता होगा हमारे रीजनल क्लाइमेट पे, और कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी जो हमारे इसको रीजनल क्लाइमेट को प्रभावित कर रही होंगी। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम किस पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है। ठीक, अब ध्यान से, सबसे पहले तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और इनको जल्दी से याद करिए। ठीक, अब हम वीडियो पॉज करके हम समझ रहे हैं कि आपने समझ लिया होगा ये कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट कई बार से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। हम किन टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने कंपोनेंट देख लिए सारे, यानी कि हमने सारे घटक देख लिए, हमने सारे घटक देख लिए। ठीक है। अब इन घटक का इम्पैक्ट ऑन वेदर प्रोसेसेस, यानी कि पहले तो क्षोभ मंडल की पूछा है कि क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है, यानी एटमॉस्फेरिक लेयर की बात कर रहा है, ट्रोपोस्फियर की। तो जो जितनी भी, ध्यान से, जित जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलने या जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ये हमारे ट्रोपोस्फियर में होती हैं अगर हम मान के चलें। तो ऐसा आप समझिए, क्या हम इन कंपोनेंट्स को अपने आंसर्स में नहीं लिख सकते? इन कंपोनेंट को क्या हम अपने आंसर्स में कोट नहीं कर सकते? इन कंपोनेंट्स के बारे में अगर एक एक पॉइंट भी हमने लिख दिया तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि हाँ एटमॉस्फेरिक लेयर वायुमंडलीय परत, तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है? बहुत आसानी से बता लेंगे। तो हम पहले तो कंपोनेंट एक साइड में देखिए ध्यान से, हम इधर कंपोनेंट लिखेंगे, एक साइड पे कंपोनेंट लिखेंगे और ये देखेंगे इसका इम्पैक्ट, ध्यान से, इसका इम्पैक्ट ऑन वेदर प्रोसेसेस। क्लियर?
ये हेडिंग क्लियर हो गई। इसका प्रभाव देखने वाले हैं हम वेदर प्रोसेसेस के ऊपर। हिंदी मीडियम बहुत ध्यान से, इसका हम प्रभाव देखने वाले हैं वेदर प्रोसेसेस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या है? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है। ध्यान से देखो, पहला हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है। तो क्या हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, इम्पैक्ट ऑन वेदर प्रोसेसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इम्पैक्ट ऑन वेदर प्रोसेस, यानी मौसम प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहा है। और कहाँ पे बात कर रहा है? ध्यान से, ट्रोपोस्फियर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में बात कर रहा है। क्षोभ मंडल के बारे में क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में हमको बताना है। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर क्षोभ मंडल की बात आ रही है, तो अगर क्षोभ मंडल की बात आ रही, अब मैं यहाँ पे सिर्फ जो हमारी पिछली क्लासेस से कंटिन्यू चले आ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट पे आपको नोट्स बनाने हैं, या अगर आपके नोट्स में पॉइंट है तो आपको वहां से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्या हम जल वाष्प के बारे में बात नहीं कर सकते? यानी कि वाटर वेपर के बारे में बात नहीं कर सकते, जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? बताइए, क्या हम क्या हम एरोसॉल्स के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में इन दो पॉइंट्स का जिक्र करके अपने आंसर्स में इस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के पॉइंट को लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलें, जो हमारा अगला पॉइंट है, क्या है? सोलर रेडिएशन। हमारा अगला पॉइंट क्या है? सोलर रेडिएशन। अब इसके बारे में जरा आप 1 मिनट का समय लेके सोचिए, क्या लिखा जा सकता है। यानी एरोसॉल के बारे में अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से आप प्रेसिपिटेशन के बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बारे में आप बहुत आसानी से, यानी वर्षा के बारे में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कुछ पॉइंट। अगर सोलर रेडिएशन की बात की जाएगी, सौर विकिरण की बात की जाएगी, तो क्या आप वहां पे क्लाइमेटिक रेडिएशन के बारे में नहीं बता सकते? आप किसके बारे में बताएंगे? जलवायु विकिरण के बारे में आप सबसे पहले बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, मतलब एरोसॉल्स के बारे में ही ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर की बात आएगी, इसकी बात आएगी तापमान की, यानी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये दो पॉइंट्स देखे। ठीक है, अब इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सूर्य के प्रकाश में एरोसॉल कैसे लाइट को प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको शीतलन प्रभाव बोलते हैं। कौन सा प्रभाव? शीतलन शीतलन प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद कैसे विकिरण संतुलन प्रभावित होता है गर्मी के प्रभाव से, है ना, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके। तो इस पॉइंट को बता के आप इस आंसर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर की बात आएगी तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अगर नहीं पढ़ा तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लैप्स रेट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप लैप्स रेट के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। तापमान व्युत्क्रम के कॉन्सेप्ट को यहाँ से बता सकते हैं। यानी इन सब प्रक्रियाओं से, वाटर वेपर की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से, एरोसॉल की वजह से, क्लाइमेटिक रेडिएशन नहीं, जलवायु विकिरण की वजह से, उसमें जैसे शीतलन प्रभाव हो गया, फिर लैप्स रेट की वजह से, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, यानी तापमान व्युत्क्रम की वजह से कैसे वेदर प्रोसेसेस इंपैक्ट होती हैं, मौसम प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। क्या अब आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ? अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्लू पेन से लिखता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगे आपको। यानी कि हमने सोलर रेडिएशन देख लिया, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देखा, टेम्परेचर के बारे में देखा। क्या अब हम ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करें? अ, अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें, तो कहाँ पे बात करना है हमको? ट्रोपोस्फियर में। ध्यान से,
हमें बात कहाँ करनी है, ट्रोपोस्फियर में बात करनी है। तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है सबसे पहले तो, ठीक है। और जब हाई ह्यूमिडिटी होती है, और जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी बढ़ सकता है, क्लियर है, क्लाउड फॉर्मेशन भी बढ़ सकता है। और अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई, अगर इसी ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी बढ़ी तो क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ा, ह्यूमिडिटी कम हो गई तो क्या हम स्काई क्लियर नहीं बता सकते, कि आसमान साफ नहीं बता सकते? बताएं ध्यान से, क्या ह्यूमिडिटी का ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? यानी कि ये हाई ह्यूमिडिटी है और ये लो ह्यूमिडिटी है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, अगर हम किसकी बात करें, प्रेसिपिटेशन की, चलिए। अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, यानी वर्षा की बात करें, यह किसकी बात हो रही है, आर्द्रता की। अगर वर्षा की बात करें, क्या हम वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्या हम वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल के बारे में नहीं बता सकते, कैसे प्रेसिपिटेशन में देखने को मिलते हैं? अगर आप इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा हो, किसके, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से भारी वर्षा देखने को मिलती है। यानी कि इन पॉइंट्स से आप क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है वायुमंडलीय परत, कौन सी, क्षोभ मंडल की, ये मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती। तो इस वायुमंडलीय परत में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में बता दिया, इस वायुमंडलीय परत में आपने सौर विकिरण के बारे में बता दिया, इसी वायुमंडलीय परत में आपने टेम्परेचर के बारे में बता दिया, इसी वायुमंडलीय परत में आपने ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया कि कैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो बादल बन जाते हैं, ह्यूमिडिटी कम होती है तो आप देखते हैं कि स्काई क्लियर हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा इसमें बात करें, एयर प्रेशर की, अगर हम एयर प्रेशर के बारे में बात करें, अगर हम एयर प्रेशर के बारे में बात करें, और बात कहाँ पे करनी है, ध्यान से बात कहाँ पे करनी है, ट्रोपोस्फियर में ही हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एयर प्रेशर के बारे में आपने कुछ सोचा, ट्रोपोस्फियर के बारे में कुछ सोचा आपने? यानी तो सिंपल सा पॉइंट है ना, पॉइंट बहुत सिंपल है। एयर प्रेशर के बारे में अगर आपको बताना है तो एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। और सी लेवल में ये कुछ, ये अब आपको सिर्फ बताना है कि ये कैसे प्रभावित करते हैं। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक 1013 हेक्टो पास्कल होता है, SCP बोल सकते हैं, हेक्टो पास्कल, HPA ऐसे बोला जाता है, HPA, ठीक है, हेक्टो पास्कल हो सकता है। और सी लेवल से 3000 मीटर ऊपर होने पर, 3000 मीटर ऊपर होने पर ये 700 हेक्टो पास्कल तक आ जाता है। कितने पास्कल तक, 700 हेक्टो पास्कल तक। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से अपने नोट्स में बता नहीं सकते, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं? यानी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में आप बता सकते हैं, सोल आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं आप उनसे खेल खेल लीजिए, तापमान के बारे में बता दीजिए, ह्यूमिडिटी के बारे में बता दीजिए, प्रेसिपिटेशन के बारे में बता दिया, एयर प्रेशर के बारे में बता दिया। क्या हम विंड्स के बारे में नहीं बता सकते? बताइए ना, कि कैसे, ऐसा समझ लीजिए, कैसे लोकल विंड्स, या ऐसा बोल लीजिए, विंड का डिफ्लेक्शन, विंड का डिफ्लेक्शन बोल लीजिए, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट, यानी दाब प्रवणता कैसे प्रभावित करती है। यानी आप दाब प्रवणता के बारे में बता सकते हैं, विंड, लोकल विंड्स के बारे में बता सकते हैं, है ना, स्ट्रीम्स के बारे में बता सकते हैं आप, जैसे
स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम हो गई, तो आप जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, तेज धाराओं के बारे में कि कैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्रभावित करती हैं और कैसे ये मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में बहुत हेल्प करती हैं। यानी कुछ करना नहीं था, ये क्वेश्चन इतना इजी था कि अगर आपको इन कंपोनेंट के बारे में एक एक पॉइंट अभी पता है तो आप इनके बारे में बताते हैं कि इन पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स हैं क्लाइमेट के हमारे, ये पॉइंट ट्रोपोस्फियर में कैसे वर्क करते हैं और हमारी मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर क्लाउड्स के बारे में डायरेक्ट आपसे तो आप क्लाउड का फॉर्मेशन बता सकते हैं, सबसे पहले तो क्लाउड का फॉर्मेशन बता सकते हैं कि क्लाउड कैसे बनते हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट होता है। आप सिंपल सा क्लाउड का फॉर्मेशन बता के अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन अच्छा ध्यान से, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे, अगर आप हर एक वर्ड पे 10 लाइनें लिख देते हैं, 10 लाइनें 10 शब्द लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक। 20 का आपका हो गया, 20 का हो गया आपका इंट्रो और 20 का हो गया कंक्लूजन। तो ये आसानी से आपने 140 वर्ड लिख दिए, आपने आसानी से 140-50 वर्ड तो आसानी से लिख दिए, 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। क्या आप किसी, अब मैंने तो सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए, ध्यान से देखो, मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए, ये रहे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जल वाष्प के बारे में बता सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं, एरोसोल की वजह से कैसे प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षा कैसे होती है, इसके बारे में बता सकते हैं। यानी आप एक ही पॉइंट पे 4 कीवर्ड लिखते हैं और हर कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन 8-10 शब्दों में तो होता ही होता है ना। अब अगर आप सोलर रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में, अच्छा अब यहाँ पे मैं सोलर रेडिएशन पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी के, प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेप्ट्स बताऊँ, एयर प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स, विंड के कॉन्सेप्ट, क्लाउड फॉर्मेशन, क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटो और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये सारे क्लाउड्स के फॉर्मेशन बताऊँ कि और ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आइसोबार का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये क्लास आंसर राइटिंग के 9 के सब्जेक्ट वाइज हो जाएगी। मैं यहाँ को इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के साथ साथ आपको ये साथ में ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स बताने का मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर आपके नोट्स में इन पॉइंट्स के बारे में कुछ शब्द या कुछ लाइनें, कुछ नोट्स नहीं बने हैं तो आपके पास अभी भी समय है, आप इन पे नोट्स बना लें। आप एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे नोट्स बनाएं, सोलर रेडिएशन पे नोट्स बनाएं, टेम्परेचर पे नोट्स बना लें, ह्यूमिडिटी के बारे में आपके पास कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए, वो कैसे इम्पैक्ट डालती है मौसम पर, प्रेसिपिटेशन के बारे में आप कुछ नोट्स में ऐड करें, एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप लिख दीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है ना, कि विंड ऊपर उठ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया तो एयर क्या हुई, ऊपर उठी, टेम्परेचर कम किया तो एयर नीचे आई। ये कैसे, क्योंकि हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो कैसे लो प्रेशर बनता है, ध्यान से, कैसे लो प्रेशर बनता है, कैसे हाई प्रेशर बनता है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। ये कॉन्सेप्ट तो आपके मन में है, एग्जामिनर को क्या पता, तो इनको आपको एक लाइन में ही इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि कैसे ये आंसर कन्वर्ट हो, आपको लिखना पड़ेगा। विंड्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कैसे लोकल विंड्स इम्पैक्ट आती हैं, जैसे लो, हर्मिंगटन, हर्मिंगटन, ये कुछ हमारी लोकल विंड्स है जो अर्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होता है उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप ये जो मैंने थोड़ा सा समय लिया ना आपका ये क्वेश्चंस कराने में, कि आपको लगा कि ये एक ही क्वेश्चन कराया, इतना समय लिया, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगले क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली करेंगे अगली क्लास में, लेकिन जो मैं इस वक्त आपको समझाना चाह रहा था वो यही है क्या, कि अगर एटमॉस्फेयर की बात आ, सबसे तो एटमॉस्फेयर की बात आ रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्योंकि मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की बात की जा रही है। तो जब भी मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये मौसम की प्रक्रिया हमारे क्लाइमेट से जुड़ी हुई है, हमारे जलवायु से जुड़ी हुई है, यानी ये क्षेत्रीय जलवायु की बात कर रहा है, रीजनल क्लाइमेट की बात कर रहा है। तो हमारे मन में हमेशा ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एक एक सेट ऑफ अप्रोच होनी चाहिए। इस अप्रोच में आपने क्या देखा, मैं जो समझा रहा हूँ वो देखिए, इस अप्रोच में आपने क्या देखा, आपके पास एक चौथा, पांच, छह, सात, आपके सामने 10 पॉइंट ऐसे ही लिखे हुए हैं। अब आपको मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में, ध्यान सुनिए, मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का क्या रोल है आपको बताना है, सौर विकिरण का क्या रोल है आपको बताना है, टेम्परेचर का क्या रोल है मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में ये आपको बताना है,
ह्यूमिडिटी का और प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का, ये आपको बताना है। एयर प्रेशर का क्या रोल है मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए, ये बताना है। क्लाउड्स का क्या रोल है मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करने, ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, वो कैसे मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, उसके बारे में। ओशियनिक प्रोसेस, ये ओशियनिक प्रोसेस अगर हमारी मौसम प्रक्रियाओं से रिलेटेड होगा तो हम बता देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन विंड्स कैसे हमारे मौसम प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज वो हमारी मौसम की प्रक्रियाओं को कैसे निर्धारित करती है, हम उनके बारे में बता सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता के हम आगे बढ़ तो जाएंगे, है ना। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सबके बारे में एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया तो हमने 10 पॉइंट लिख दिए, और 10 पॉइंट लिखने का मतलब हमारा कंप्लीट हो गया। ये कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच थी, कहीं ना कहीं हमने इस जो अप्रोच को फॉलो किया, ये अप्रोच एक ऐसी सेट ऑफ अप्रोच है जो हमारे आंसर्स को कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करती है अगले क्वेश्चन से। मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इसको कल करेंगे। पूछा गया है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख करें तथा स्थानीय, देख लो क्या आ गया, स्थानीय मौसम की स्थिति पर उनके प्रभाव को उदाहरण दे सकते। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन। सबसे पहले तो हमें किसके बारे में बात करनी है, इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे, मैं कल आपको इसके पॉइंट्स दूँ, ठीक है। मेजर माउंटेन रेंजेस की बात की गई है, रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर, इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन, इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस। किनका इम्पैक्ट, माउंटेन रेंजेस का। माउंटेन रेंजेस का इम्पैक्ट हमारी वेदर कंडीशन पे क्या है। तो वेदर कंडीशंस कौन कौन सी, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हो, देखो ध्यान से। क्लाउड भी तो है, विंड भी तो वेदर कंडीशन में है, एयर प्रेशर भी तो ऐसे है, एयर प्रेशर भी तो है, क्लाउड भी तो है, विंड भी तो है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन भी तो है, कुछ है कि नहीं। अब ध्यान दें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंजेस की। माउंटेन रेंजेस की कंडीशन, माउंटेन रेंजेस का इम्पैक्ट किस पे, लोकल वेदर कंडीशन। तो माउंटेन रेंजेस का इम्पैक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, क्या हमें अपने सोलर विकिरण पे देखने को मिलता है, बिल्कुल देखेंगे, हम कल देखेंगे इसको कैसे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें टेम्परेचर पे भी कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है ना। अगर हम देखें तो क्या हम प्रेसिपिटेशन, पहाड़ों की वजह से कैसे वर्षा होती है, क्या हम ये नहीं देख सकते, देख सकते हैं? क्या अच्छा वर्षा हो रही है तो क्या हम एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं देख सकते, वर्षा हो रही है तो क्या हम एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं देख सकते, बहुत इजिली देख सकते हैं, और बहुत इजिली उसका आंसर करने। पहाड़ों पे बादलों का कॉन्सेप्ट तो देखा ही जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। विंड का कॉन्सेप्ट भी देखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक second। पूछा गया है क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट, क्रायोस्फीयर ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे करता है। तो क्या अब ग्लोबल क्लाइमेट में, क्या अब ग्लोबल क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट की बात आ रही है, क्लाइमेट की बात आ रही है, तो अब क्रायोस्फीयर का तो आ रहा है, लेकिन अब हमें लिखना किन किन से, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में बता सकते हैं, सोलर रेडिएशन से। रुकिए मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। किसको प्रभावित करना, वैश्विक जलवायु को। अब जलवायु में कौन कौन से कारक है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन है, एयर प्रेशर है, क्लाउड है, जोग्राफिकल फीचर है, ओशियनिक प्रोसेस है, विंड है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। अब क्रायोस्फीयर इन पे कैसे प्रभाव डालता है, ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, क्रायोस्फीयर इन पे कैसे प्रभाव डालता है, अगर हम वो लिख दें, अगर हम वो लिख दें तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्या हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बताइए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेंगे फिर, है कि नहीं। और इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए अगर हमारे पास इन सब में क्रायोस्फीयर से रिलेटेड क्या इन पे क्या इम्पैक्ट डालता है, अगर हमारे पास पॉइंट हो तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं।
बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान से इन दो क्वेश्चंस को कल आप करेंगे। मैं फिर कल की क्लास में इस क्वेश्चंस को समझाऊंगा, इसके पॉइंट्स दूंगा, फिर उसकी अगली क्लास में हम आपको इनके पॉइंट्स कुछ देंगे। लेकिन हम ध्यान से हम एक ही सेट ऑफ अप्रोच को फॉलो करते चल रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझते तो मैं एक बार और यहाँ पे जल्दी से लिख दे रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ रीजनल क्लाइमेट। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट की अगर बात आ रही है तो हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं इसमें भी। क्या हम ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में बात नहीं कर सकते? प्रेसिपिटेशन के बारे में तापमान, सौर विकिरण, आर्द्रता, वर्षा। क्या हम एयर प्रेशर के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या हम क्लाउड्स के बारे में बात नहीं कर सकते? यहाँ पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात की जा सकती है। अच्छा, ओशियनिक फीचर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, या ओशियनिक प्रेशर के बारे में बात की जा सकती है। विंड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, विंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी तो बात की जा सकती है। तो क्या अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि एक ही अप्रोच से मैंने देखिए कैसे क्वेश्चंस करना आपको सिखाया। वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? कौन? क्रायोस्फीयर। तो क्लाइमेट में ये कंडीशन सारी, क्रायोस्फीयर इसको कैसे प्रभावित करता है? सोलर रेडिएशन में क्रायोस्फीयर का रोल, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, एयर प्रेशर पे, क्लाउड पे, ज्योग्राफिकल फीचर्स पे, ओशियनिक प्रेशर्स पे, विंड पे, ह्यूमन एक्टिविटी पे। अगर हम इन सभी पे कुछ एक एक दो दो पॉइंट्स हमारे नोट्स में हो क्रायोस्फीयर से रिलेटेड, अभी तक नहीं थे, लेकिन क्या अब हम नहीं बना सकते पॉइंट? अब तो हम बना ही सकते हैं। अगर हमारे पास इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट्स होंगे तो हम बहुत इजीली आंसर करने की स्थिति में होंगे, और क्वेश्चन का आंसर कन्वर्ट करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं हम, और इन पे आपके नोट्स होने चाहिए, क्लाउड पे, ट्रोपोस्फियर में, ह्यूमिडिटी पे, प्रेसिपिटेशन पे। मैंने आपको इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि मैं आंसर सब नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे हिस्ट्री में और आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपके सामने लिख के रखा था। ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, इनके बारे में प्रेशर ग्रेडियंट, इसीलिए मैंने आइसोबार, इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, क्लाउड का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इन पे अगर आपको सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है कि कैसे इन वायुमंडलीय परत पे, क्षोभ मंडल एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है, इस वायुमंडलीय परत मौसम प्रक्रियाओं को कैसे निर्धारित करती है। तो इन कंटेंट इस जो अप्रोच है, इस पे एक एक पॉइंट लिख के मैंने आंसर्स को कंप्लीट करने का प्रयास किया। फिलहाल के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू एवरीवन।